हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के पेपर 2 के लिए यूपी टेट के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन आधारित। और देखिए आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज क्लास चलाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस चलती रहे। देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है, तो डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आज आपका पहला टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। और देखिए दूसरा टॉपिक होगा आपका प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे से, और प्रथम शहर हो गया। ऐसे प्रारंभिक राष्ट्र सबका टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट आपका क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। तो इंडिया शब्द किस संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, तो वह हो जाएगा सिंधु शब्द से। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया शब्द संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, तो सिंध इंडस हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए इंडिया शब्द मूल रूप से संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला हुआ है। तो इंडिया शब्द मूल रूप से संस्कृत के शब्द सिंधु से निकला हुआ है। और देखिए प्राचीन काल में ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के माध्यम से इस क्षेत्र को जाना और वे इसे इंदोस कहने लगे, और जिससे आगे चलकर इंडिया शब्द बना। तो याद रखिएगा। देखिए टॉपिक वाइज आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले किन फसलों को उगाना शुरू किया था। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले किन फसलों को उगाना शुरू किया था, तो वह हो जाएगा गेहूँ और जौ को। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्रों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। तो जितने भी पॉइंट है देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो वह हो जाएगा मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है, टॉपिक वाइज सभी आपको कराने वाले हैं सिलेबस के अनुसार, तो क्लास को जरूर शेयर कीजिए आप लोग। देखिए प्राचीन काल में गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। और देखिए इसके संस्थापक थे, तो मगध के संस्थापक थे तो बिंबिसार थे। देखिए इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और देखिए उन्होंने वैवाहिक संबंधों और विजयों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी मिलती हैं। तो पांडुलिपियाँ प्रायः किस भाषा में लिखी मिलती हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। देखिए प्रायः पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत और प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई थी। देखिए प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखी जाती थी, लेकिन बड़ी संख्या में पांडुलिपियाँ प्राकृत, आम लोगों की भाषा और तमिल में लिखी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों या धातुओं जैसी कठोर सतहों पर खुदे हुए लेखों को क्या कहा जाता है। तो पत्थरों या धातुओं जैसी कठोर सतहों पर खुदे हुए लेखों को क्या कहा जाता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे अभिलेख हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभिलेख हो जाएगा और इनक्रप्शन हो जाएगा। देखिए अभिलेख क्या था, तो अभिलेख इनक्रप्शन क्या था, तो कठोर सतहों जैसे पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। जबकि देखिए पांडुलिपियाँ क्या थी, तो पांडुलिपियाँ मेन्यू इंस्क्रिप्शन क्या थी, तो आमतौर पर ताड़ के पत्रों पर या भोज जैसी नरम सतहों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा।
देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपके देखिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपको करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पुरालेख शास्त्री एपिग्राफिस्ट कहा जाता था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अभिलेखों, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरालेख शास्त्री एपिग्राफिस्ट कहते हैं। और देखिए इस विद्या को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। और देखिए जिसमें पत्थरों, धातुओं या अन्य कठोर सतहों पर लिखे गए प्राचीन लेखों को पढ़कर उनका काल, अर्थ और सांस्कृतिक महत्व निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आम लोग अपनी भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया करते थे? तो प्राचीन काल में आम लोग अपनी भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया करते थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। प्राकृत भाषा का प्राचीन काल में आम लोग प्रयोग किया करते थे। देखिए प्राचीन काल में संस्कृत जो थी विद्वानों और उच्च वर्ग की भाषा थी, और जबकि प्राकृत भाषा आम जनता द्वारा दैनिक बोलचाल में उपयोग की जाने वाली भाषा थी। देखिए पाली का प्रयोग भी जनसभा के रूप में हुआ था, लेकिन विशेषकर बौद्ध काल में, लेकिन समांतर प्राकृत को ही प्राचीन जनभाषा माना जाता था। तो याद रखिएगा। देखिए बौद्ध काल में प्राकृत ही आमतौर पर भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का विकास सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था? तो कृषि का विकास आमतौर पर किन क्षेत्रों में हुआ था? तो वह हो जाएगा गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सकें। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। डेली क्लासेस के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस वाइज मिलती रहे। अब डेली आज से आपकी क्लासेस चलने वाली है। देखिए गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में ये वे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। तो गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में भारत में स्थित हैं और जहां महाद्वीप में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। और देखिए विंध्य के उत्तर स्थित स्थानों पर सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो विंध्य के उत्तर क्षेत्र में चावल के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले? तो बताइएगा। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंध और उसकी सहायक नदियों के पास। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए सिंध और उसकी सहायक नदियाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व ब्रॉन्ज, देखिए समझते हैं। देखिए सिंध और उसकी सहायक नदियाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व ब्रॉन्ज एज के दौरान विश्व की प्राचीनतम शहरी संस्कृतियों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए थे। तो याद रखिएगा। देखिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व प्रारंभिक जो नगर था वह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के सहायक नदी के किनारे विकसित हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी और यूनानियों ने सिंध नदी को क्या कहा था? तो ईरानी और यूनानियों ने सिंध नदी को क्या कहा था? तो वह हो जाएगा इंडोस या हिंदोस कहा था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले उत्तर पश्चिम से आने वाली ईरानियों और यूनानियों का संपर्क सिंधु नदी से हुआ था। और देखिए इन दोनों समूहों ने सिंधु नदी को निम्नलिखित नामों से संबोधित किया था। तो वह हो जाएगा, देखिए ईरानियों ने इसे हिंदोस कहा था और देखिए यूनानियों ने इसे इंडोस कहा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों
के एक समूह के लिए किया जाता था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह हो जाएगा यजुर्वेद में मिलता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद संस्कृत की सबसे प्राचीन रचना थी, लगभग 3500 वर्ष पुरानी थी, जिसमें भरत नाम के एक जनसमूह उल्लेख था जो उत्तर पश्चिम भारत में निवास करता था। बाद में इसी समूह के नाम से पूरे देश का नाम भारत पड़ा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें मेनू शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पांडुलिपियों को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें मेनू का अर्थ क्या होगा? तो वह हो जाएगा हाथ हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी। देखिए, मेरे हिसाब से मैं तो आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू हाथ और स्क्रिप्ट लिखा हुआ से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा पुरातत्वविद कहलाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए, पुरातत्वविद आर्कोलॉजिस्ट ये लोग प्राचीन स्थलों की खुदाई करते हैं और वहां से मिलने वाली वस्तुओं जैसे औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों का अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी जुटाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में बीसी का क्या अर्थ होता है? तो इतिहास में बीसी का अर्थ होता है तो वह हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बिफोर क्राइस्ट बीसी इसका हिंदी अर्थ है ईसा पूर्व है। यह समय निर्धारण की एक प्रणाली है जिसका प्रयोग ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्षों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और देखिए, उदाहरण के लिए है 500 बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले का समय होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एडी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ होता है तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ईश्वर के वर्ष में का समय हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एडी लैटिन भाषा के शब्द एनो डोमिनी का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है हमारे ईश्वर के वर्ष में ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से समय की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एडी का प्रयोग एनो डोमिनी का देखिए प्रयोग किया जाता है तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के समय की गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है? तो अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनानी और अरामाइक भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है और देखिए सारे सिलेबस के अनुसार है। आज आपका पहला क्लास है टॉपिक वाइज, तो ऐसे डेली क्लासेस कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, देखिए जितने भी सिलेबस हैं एसएसटी के सभी आपको प्रैक्टिस वाइज कवर करा देंगे ऐसे ही। देखिए, अफगानिस्तान के गंधार सार-ए-कूना से प्राप्त अशोक का द्वितीय अभिलेख यूनानी और अरामाइक लिपियों में खुदा हुआ था ताकि वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिकारी, मछुआरे और संग्राहक अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? तो प्राचीन काल में शिकारी, मछुआरे और संग्राहक अपना रिकॉर्ड तो वह हो जाएगा क्योंकि वे लिखना नहीं जानते थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्राचीन काल में शिकारी, मछुआरे और संग्राहक हंटर गेदर्स देखिए अपना रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि उस समय तक लेखन कला
स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ था और वे मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं और गुफाओं चित्रों के माध्यम से अपनी कहानियां साझा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग कुशल क्या थे? तो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग किसमें कुशल थे? तो वह हो जाएगा संग्राहक और गेदर्स थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग कुशल संग्राहक थे जिन्हें अपने आसपास के जंगलों की विशाल संपदा का सबसे अच्छा ज्ञान था। और देखिए, वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो गंगा के मैदानों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो वह हो जाएगा 2500 वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो शिद्दत से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। देखिए, सी टेट में बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भारी संख्या में फेल हो जाते हैं, तो ऐसी गलती आप भी मत करिए। यूपी टेट इतने दिनों बाद आ भी रहा है तो देखिए क्लियर कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं तो कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका एग्जाम आ जाएगा। देखिए, भारतीय इतिहास के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था लगभग। और देखिए, इसे भारत में द्वितीय नगरीकरण के रूप में भी जाना जाता था और जिसमें मगध जैसे शक्तिशाली महाजनपदों और पाटलिपुत्र जैसे नगरों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत की जानकारी हम किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? तो अतीत की जानकारी हम किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? तो वह हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी से करते हैं। देखिए, पुस्तकों से भी करते हैं और देखिए अभिलेखों से भी करते हैं और सिक्कों और अवशेषों से भी करते हैं, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। देखिए, साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? तो ये लिखित रूप से होते हैं। और देखिए, जैसे पुरानी किताबें, धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, वेद, यात्रियों के यात्रा वृत्तांत और हस्तलिपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट, सभी ये होते हैं देखिए साहित्यिक स्रोत होते हैं और इनमें उस समय के समाज, धर्म और राजनीति की जानकारी मिलती है, तो साहित्यिक स्रोतों से। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? तो यह भौतिक रूप से होते हैं जो खुदाई या छानबीन से मिलते हैं। और देखिए, जैसे पुराने सिक्के, अभिलेख, पत्थरों पर खुदे लेख, खंडहर, मूर्तियाँ, बर्तन और चित्रकला, ये उन कालखंडों की जानकारी देते हैं जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, ये सभी पुरातात्विक स्रोत होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, चावल हो जाएगा। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले फसल उगाई जाने वाली थी तो चावल थी, तो याद रखिएगा। देखिए, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। जैसे स्थानों पर सबसे पहले चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं, तो कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ सबसे पहले चावल उगाने के अवशेष मिले हैं। देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास हिस्ट्री शब्द किस भाषा शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है? तो इतिहास हिस्ट्री शब्द किस भाषा हिस्टोरिया से लिया गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे यूनानी ग्रीक हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इतिहास के अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूछताछ या सोच से प्राप्त ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं? तो पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदिरों और बिहारों से। पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं तो मंदिरों में और बिहारों में, तो याद रखिएगा। देखिए, प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ अक्सर मंदिरों, मठों और बिहारों के पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी जाती हैं।
ताकि उन्हें कीड़ों और खराब मौसम से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में यात्रा करने का मुख्य कारण क्या था? तो प्राचीन काल में यात्रा करने का मुख्य कारण क्या था? तो पहला हो जाएगा, देखिए यहाँ पे काम की तलाश भी हो जाएगा, अप्राकृत आपदाओं से बचाव भी हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, और तीसरा व्यापार और धन प्रचार भी करना। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राचीन काल में यात्रा करने का मुख्य कारण ये सभी था। देखिए समझते हैं। देखिए, काम की तलाश में लोग अपनी जीविका चलाने और बेहतर अवसरों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो काम की तलाश पर लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। और देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सूखा, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते थे। देखिए, जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो लोग दूसरे शहर में चले जाते थे। देखिए, लोग व्यापार और धन प्रचार के लिए भी जाते थे, यात्रा करते थे। जैसे व्यापारिक कीमती वस्तुओं जैसे मसाले, रत्न और वस्त्र व्यापार के लिए लंबी यात्राएं करते थे। और देखिए, साथ ही धार्मिक गुरु और भिक्षु अपने धर्म और शिक्षाओं के प्रचार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में यात्रा करते थे। तो यह सभी कारण था कि लोग यात्रा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एडी की जगह किस शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है? तो वर्तमान में एडी की जगह किस शब्द का अक्सर प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सीई कॉमन एरा हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में एडी की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा सीई कॉमन एरा का। देखिए समझते हैं, आजकल एडी एनो डोमिनी की जगह अक्सर सीई का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बीसी की जगह बीसीई बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। और देखिए, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, इसका प्रयोग देखिए बीसी ईसा पूर्व की जगह किया जाता है। और देखिए, बीपी का प्रयोग किया जाता है, तो बीपी का प्रयोग किया जाता है बिफोर प्रेजेंट एरा किया जाता है। इसका उपयोग बहुत पुरानी घटनाओं जैसे पाषाण काल के लिए किया जाता है। तो बीपी का प्रयोग देखिए पाषाण काल पुरानी घटनाओं के लिए किया जाता है। और देखिए, सिरका आपका CA या C, जब किसी घटना की सटीक तारीख पता नहीं होती है तो लगभग इसके बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, रोसेट्टा नामक स्थान जहाँ से द्विभाषी शिलालेख मिला है वो कहाँ स्थित है? तो रोसेट्टा नामक स्थान जहाँ से द्विभाषी शिलालेख मिला है कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा मिस्र में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, रोसेट्टा क्या था जिसे अब रसीद कहा जाता है? मिस्र के नील डेल्टा में स्थित है, एक बंदरगाह शहर है। 1799 में यहाँ से रोसेट्टा स्टोन मिला था, जिस पर एक ही राजा 3 अलग अलग लिपियों जैसे प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि, डेमोटिक लिपि और ग्रीक में अंकित थी। इसी मदद से विद्वान पहली बार प्राचीन मिस्र की लिपियों को पढ़ने में सफल हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार स्रोत सोर्स शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इतिहासकार स्रोत और सोर्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया करते हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अतीत की जानकारी मिलने वाले साक्ष्यों के लिए करते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इतिहासकार स्रोत सोर्स शब्द का प्रयोग उन माध्यमों या साक्ष्यों के लिए करते हैं जिनसे हमें अतीत बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप के लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त किया करते हैं? तो अंडमान द्वीप के लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो वह हो जाएगा मछली पकड़कर और शिकार करके। तो अंडमान द्वीप के लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे तो मछली पकड़कर और शिकार करके। देखिए, आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा कहना ना पड़े, आप लोग कर दिया करिए। देखिए, अंडमान द्वीप के समूह के अधिकांश निवासी विशेष रूप से वहाँ की मूल जनजातियाँ अपने भोजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती थी। तो अंडमान द्वीप समूह के लोग अधिकांश निवासी विशेष रूप से वहाँ की मूल जनजातियाँ अपने भोजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती थी। और देखिए, वे मुख्य रूप से समुद्र से मछली पकड़कर और जंगलों में शिकार करके
जैसे जंगली सुअर का शिकार करके और वन उत्पादों जैसे फल, शहद और कंदमूल को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण किया करते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वह हो जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए यह पांचों नदियाँ सिंधु इंडस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचनाद भी कहा जाता है। तो यह 5 नदियों को सहायक नदियाँ जो हैं इन्हें पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए झेलम नदी, इसका उद्गम जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित वेरीनाग झरने से होता है। और देखिए चेनाब नदी, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के संगम से बनती है, जो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। और देखिए रावी नदी, यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और देखिए ब्यास नदी, इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अतीत सभी लोगों के लिए एक जैसा था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, अलग अलग समूहों के लिए इसका अर्थ अलग अलग था। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इतिहास सबके लिए एक जैसा नहीं रहा। उदाहरण के लिए एक राजा का जीवन एक किसान या पशुपालक के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उनकी परंपराएं, मुश्किलें और उपलब्धियां अलग अलग थीं। और इतिहास अतीत का अर्थ भी हर समूह के लिए अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डेली आपकी प्रैक्टिस वाइज और सिलेबस के अनुसार क्लास चलने वाली है। तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि और भी लोग देख सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपको क्लास कैसी लगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।